now third step of the metallurgy we are going to study is reduction to the metal. And see, here we are going to study that oxide form. Oxide form is going to be converted into the metallic form. So let's start. The calcinide or roasted ore is then reduced by the metallic to the metallic state by either of the following method. अभी रिडक्शन दो तरीके से दिया हुआ है, एक तो केमिकल रिडक्शन, एक रिडक्शन बाय कार्बन या फिर स्मेल्टिंग की बात करें तो रिडक्शन ऑफ द आयरन विथ कार्बन एट हाई टेम्परेचर इज नोन एज स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग क्या है? अगर किसी भी ऑक्साइड और का रिडक्शन कराया जाए कार्बन के साथ, दैट मीन्स यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट कार्बन है एट हाई टेम्परेचर, तो उसको हम स्मेल्टिंग कहते हैं। द ऑक्साइड ऑफ द लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल लाइक लेड, जिंक, iron, tin, copper, etc. are reduced to the metal by strongly heating them with coal or coke in the blast furnace. Oxide of less electropositive metal, वो आपके ऑक्साइड्स, उन मेटल के ऑक्साइड्स जो कि लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, जैसे कि लेड, जिंक, आयरन, टीन, कॉपर, ये रेड्यूस्ड होते हैं मेटल में। कब? बाय स्ट्रांगली हीटिंग विथ कोक और कोल। अगर कोक या फिर कोल से स्ट्रांगली हीट किया जाए उन ऑक्साइड्स को, किसमें? ब्लास्ट फर्नेस में। अभी देखिए मेटल ऑक्साइड, कोक फ्लक्स हिट किया हुआ है, हीट किया गया, मेटल CO2 गैस फॉर्म हुआ है एंड स्लैग के फॉर्म में रिलीज हुआ है। फ्लक्स सी, अभी फ्लक्स क्या होता है और स्लैग क्या होता है? फ्लक्स कुछ रिएजेंट होते हैं जिन्हें हम एड करते हैं इस प्रोसेस में, एंड स्लैग इम्प्योरिटीज होती हैं या फिर कोई भी इम्प्योरिटीज जो कि स्लैग फॉर्म में रिमूव हो जाता है। लाइक आपने देखा था जब आयरन ऑक्साइड SiO2 इम्प्योरिटी से रिएक्ट करता है तो यहाँ पे FeSiO3 फॉर्म कर लेता है। दिस इज द स्लैग ऑफ आयरन। दैट मीन्स अगर SiO2 की इम्प्योरिटी को रिमूव कर रहा है तो उस टाइम अगर आयरन ऑक्साइड से रिएक्ट करा देंगे तो वहाँ पे स्लैग के फॉर्म में आयरन दैट इज आयरन सिलिकेट फॉर्म हो जाता है। तो यही यहाँ पे रिएक्शन है। ये तो आपका रिडक्शन बाय कार्बन हुआ। केमिकल रिडक्शन आप जानते होंगे, डिफरेंट टाइप्स के रिएजेंट का यूज किया जाता है, एंड ये जो रिडक्शन मेथड होता है वो आप बेस्ड होता है किस रिड्यूसिंग एजेंट को यूज करेंगे, बाय द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बेस पर। अभी देखिए यहाँ पे आयरन ऑक्साइड के रिडक्शन के लिए दिया हुआ है, ये आपका ब्लास्ट फर्नेस है। यहाँ पे आपको हीटेड लार्ज अमाउंट में या फिर आप कह सकते हैं हाई टेम्परेचर कुछ भी बर्न करके ब्लास्ट ऑफ एयर एंड ऑक्सीजन, हाई टेम्परेचर वाला एयर और ऑक्सीजन का यहाँ पे ब्लो कराया जा रहा है यहाँ से अंदर की तरफ, एंड ऊपर से क्या हो रहा है, और लाइमस्टोन और कोक को मिक्स करके यहाँ पे डाला जा रहा है। अब देखिए इस ब्लास्ट फर्नेस में डिफरेंट टेम्परेचर कंडीशन क्रिएट हो गया है, दैट इज 2170 केल्विन, एंड ऊपर उसके जाएंगे तो टेम्परेचर डिक्रीज हुआ थोड़ा 1570, एंड उसके ऊपर गए तो 1270, उसके ऊपर गए तो 1070, एंड उसके ऊपर 500 to 800। इसका मतलब यहाँ से बर्न नहीं हो रहा है तो टेम्परेचर जैसे जैसे ऊपर मूव कर रहा है वो डिक्रीज होता जा रहा है। अभी यहाँ पे जो रिएक्शन हुआ होगा वो बहुत ही हाई टेम्परेचर पे हुआ होगा, एंड इधर वाला रिएक्शन थोड़ा सा लो टेम्परेचर पे हुआ होगा एज कम्पेयर टू लोअर वन। अभी देखिए आप इस रिएक्शन को ऊपर से भी पढ़ सकते हैं, नीचे से भी। अभी हम ऊपर से पढ़ रहे हैं क्योंकि मेनली हमें और का रिडक्शन ही देखना है, तो मोस्ट सुटेबल है कि आप ऊपर से ही पढ़े, वहीं से पढ़ना ही चाहिए। नीचे से पढ़ना आई थिंक दैट इज नॉट द राइट वे। तो यहाँ पे जब लाइम स्टोन और कोक को फेड किया गया इस कॉन्सेप्ट से, तो यहाँ पे जो आयरन का ओर था वो CO उसको रिड्यूस कर देता है Fe3O4 में, दैट इज हेमेटाइट को मैग्नेटाइट के फॉर्म में रिड्यूस कर दिया गया है। Fe2O3 को Fe3O4 में कन्वर्ट किया गया है और खुद तो वो रिड्यूसिंग एजेंट खुद ऑक्सीडाइज हो गया है। ये आयरन ओर था। सेकेंड स्टेप ये भी हो सकता है कि जो आपका यहाँ पे Fe3O4 फॉर्म हुआ है वो भी रिड्यूस हो जाए FeO में CO के द्वारा एंड CO2 फॉर्म कर ले। तो ये दोनों रिएक्शन आप देख रहे हैं लोअर टेम्परेचर रेंज वाले रीजन में हो रही है। FeO CO से रिड्यूस होकर आयरन और CO2 भी फॉर्म कर सकता है,
आयरन ही में ऑब्टेन करना है। एंड जो आपका लाइम स्टोन आपने फीड किया है वो भी डिकम्पोज हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड CO2। और कैल्शियम ऑक्साइड इम्प्योरिटी दैट इज SiO2 से रिएक्ट करके स्लैग फॉर्म कर ले रहा है। यही देखिए, यही स्लैग है। स्लैग क्या है? इम्प्योरिटीज जब रिएक्ट कर जा रही है ऑक्साइड से और फॉर्म कर ले रही है सिलिकेट फॉर्म, उसी को स्लैग कह रहे हैं। कार्बन ऑफ CO2 दैट इज कोक और CO2 रिएक्ट करके CO भी फॉर्म कर रहा है इस टेम्परेचर रेंज में नियरली। कार्बन O2 से रिएक्ट करके CO2 फॉर्म कर रहा है। FeO कार्बन रिएक्ट करके FeCO फॉर्म कर रहा है। एंड यही रिएक्शन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट आयरन ऑक्साइड FeO वाला ऑक्साइड ये रिएक्ट कर जा रहा है आपके कार्बन से, रिड्यूस हो रहा है किसमें? आयरन में और CO में। ये इंपॉर्टेंट स्टेप है क्योंकि आपने देखा है इस स्टेप में हमारा डिजायर्ड फॉर्म दैट इज आयरन, जिसके लिए हम रिडक्शन करा रहे हैं, वो मेन प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखने वाली है, अगर नीचे देखें यहाँ पे मॉल्टेन स्लैग, जो स्लैग यहाँ पे रिमूव हुआ है, और मॉल्टेन आयरन दैट इज पिग आयरन हमारा ऑप्टेन होता है ब्लास्ट फर्नेस में। जब हम आयरन ऑक्साइड्स का रिडक्शन कराते हैं ब्लास्ट फर्नेस पे, तो कौन से टाइप का आयरन ऑक्साइड फॉर्म होता है, कौन से टाइप का आयरन फॉर्म होता है? तो वो पिग आयरन फॉर्म होता है। और पिग आयरन थोड़ा सा क्या है, इम्प्योर फॉर्म ऑफ आयरन होता है, क्योंकि पिग आयरन में जो इम्प्योरिटीज होती हैं 4% कार्बन होता है और स्मॉलर अमाउंट में प्रेजेंट होता है आपका इम्प्योरिटीज है सल्फर, फॉस्फोरस, सिलिकॉन, मैंगानीज, ये भी प्रेजेंट होते हैं। सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पिग आयरन। पिग आयरन से थोड़ा सा प्योर फॉर्म होता है आपका एक और आयरन होता है, दैट्स नेम इज कास्ट आयरन। उसमें 3% ऑफ कार्बन की इम्प्योरिटीज रहती हैं। और जो आपका कास्ट आयरन होता है वो हार्ड और ब्रिटल होता है। बट जो आपका पिग आयरन है, इसे हम मोल्ड कर सकते हैं वेरियस शेप्स में। यही जान लीजिए, जो आप डिफरेंट आयरन्स के स्ट्रक्चर वाले मटेरियल्स देखते हैं डिफरेंट स्टाइल के, वो एक्चुअली पिग आयरन से ही बने होते हैं, क्योंकि पिग आयरन को ही हम डिफरेंट फॉर्म या फिर डिफरेंट मोल्टेड स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सारे रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है कि किस टेम्परेचर रेंज में कौन सा हो रहा है। तो पहले तो ये याद रखिए, ये आपका जो कार्बन ये वाला रिएक्शन है एंड जो Fe3O वाला रिएक्शन है दिस, ये और एक रिएक्शन दिस वन, ये तीनों रिएक्शन आपका किस टेम्परेचर रेंज में कर रहा है? तो ये आपका 500 से 800 केल्विन टेम्परेचर रेंज में हुआ है। और आपका जो FeO का फॉर्मेशन हुआ है CO से रिएक्ट करके, दिस वन वेट, ये वाला रिएक्शन दिस वन एंड ये सिलिकेट वाला फॉर्मेशन जो था, एंड कार्बन CO2 से रिएक्ट करके जो CO बना रहा था, ये तीनों रिएक्शन आपका 900 से 1500 केल्विन टेम्परेचर रेंज पे अकर किया है। एंड फाइनली ये जो आपका कार्बन से CO2 वाला रिएक्शन हुआ, एंड ये आपका वेरी हाई टेम्परेचर रेंज दैट इज बर्निंग ऑफ कोक जो हो रहा था, दैट इज 2170 केल्विन के नियर अबाउट हुआ है। तो टेम्परेचर रेंज के बेस पे क्वेश्चन आ सकते हैं, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। इसको पढ़ने के बाद एनसीईआरटी मस्ट है, आप जरूर पढ़िए। मेटलर्जी के जितने भी क्वेश्चन आते हैं सब एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं, डायरेक्ट लाइंस आती हैं, थोड़ा सा भी आउट नहीं आता। इवन आप एक्स्ट्रा ना भाग के एनसीईआरटी पढ़ें, दैट आई विल रिकमेंड एवरी टाइम। नाउ रिडक्शन ऑफ मेटल पे डिफरेंट एग्जांपल्स यहाँ पे आपको दिया गया है। फर्स्ट इज जिंक ऑक्साइड का कार्बन से रिडक्शन कराया गया तो जिंक फॉर्म हुआ है, CO2 गैस रिमूव हुआ है। लेड ऑक्साइड का भी सिमिलरली लेड फॉर्म हुआ है, CO गैस रिलीज हुआ है। SnO2 का SN फॉर्म हुआ है, CO गैस रिलीज हुआ है। कहीं भी CO2 नहीं है, CO ही रिलीज हो रहा है। एंड Fe2O3 के रिडक्शन में भी कार्बन से करा रहे हैं तो आयरन फॉर्म हुआ है, CO गैस रिलीज हुआ है। These reactions are carried out at high temperature because at high temperature carbon is better reducing agent. इन सारे रिएक्शन को हाई टेम्परेचर पे कराया गया है। एंड क्यों? क्योंकि ये सारे कार्बन जो होता है वो वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट की तरफ बिहेव करता है हाई टेम्परेचर पर। एंड ये हम कैसे जानते हैं कि कौन सा रिएजेंट किस टेम्परेचर पे बेस्ड वेरी गुड बिहेव करता है? तो वो आप इलिंगम डायग्राम से ऑब्टेन कर सकते हैं। इलिंगम ग्राफ जो दिया रहता है एनसीईआरटी में दिया भी है। नाउ Fe2O3 जब CO से रिड्यूस होता है तो फॉर्म करता है आयरन और CO2 गैस। यहाँ पे देखिए CO से CO2 में कन्वर्जन हो रहा है और जो ऑक्साइड्स है वो पर्टिकुलर
मेटल्स में कन्वर्ट हो गए हैं। These reactions are carried out at low temperature because at low temperature CO is better reducing agent. इन रिएक्शन को आप लो टेम्परेचर भी करवा सकते हैं बिकॉज CO बेटर रिड्यूसिंग एजेंट की तरफ बिहेव करता है लो टेम्परेचर पर ही। फ्लक्स की बात करें तो फ्लक्स क्या है? सबस्टांसेस यूज टू कन्वर्ट नॉन फ्यूजिबल इम्प्योरिटीज टू फ्यूजिबल इम्प्योरिटीज। फ्लक्स क्या है? वो रिएजेंट्स है, वो सबस्टांसेस है जो कि नॉन फ्यूजिबल इम्प्योरिटीज को फ्यूजिबल वन में कन्वर्ट कर देता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि फ्लक्स क्या है? वो चीज है जो कि नॉन फ्यूजिबल को फ्यूजिबल में कन्वर्ट कर रहा है। स्लैग क्या था? वो था जो कि जब आपके पर्टिकुलर ऑक्साइड जैसे कि आयरन ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड इम्प्योरिटी से रिएक्ट करके सिलिकेट फॉर्म कर रहे थे तो उसी को हम स्लैग कह रहे थे। अब टाइप्स ऑफ फ्लक्स की बात करें तो एसिडिक फ्लक्स दिया है। सबस्टांसेस यूज टू रिमूव बेसिक इम्प्योरिटीज दैट इज मेटल ऑक्साइड। अगर बेसिक इम्प्योरिटीज को रिमूव करना है तो हम यहाँ पे एसिडिक फ्लक्स को ऐड करते हैं क्योंकि एसिड बेस रिएक्ट करके क्या फॉर्म करते हैं? स्लैग। फ्लक्स क्या है? जो आपके यहाँ पे ऐड हुआ है दैट इज पर्टिकुलर इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए जो आप ऐड करते हैं वो तो फ्लक्स है, बट जो फाइनली फॉर्म होता है वो स्लैग है। एसिडिक फ्लक्स आर नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। एसिडिक फ्लक्स आपको पता है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड ही होंगे क्योंकि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड ही क्या होते हैं? एसिडिक नेचर के होते हैं। नाउ बेसिक फ्लक्स की बात करें तो सबस्टांसेस यूज टू रिमूव द एसिडिक इम्प्योरिटीज नॉन मेटल ऑक्साइड। वो सबस्टांसेस जो कि एसिडिक इम्प्योरिटीज को रिमूव करें, जैसे कि आप देख रहे हैं SiO2, तो इस केस में कैल्शियम ऑक्साइड आपका फ्लक्स हो गया। एंड क्योंकि ये बेसिक ऑक्साइड है एंड SiO2 एसिडिक ऑक्साइड है जो कि इम्प्योरिटीज की फॉर्म में प्रेजेंस है, तो यहाँ पे स्लैग कैल्शियम सिलिकेट का स्लैग फॉर्म हो गया। बेसिक फ्लक्स मेटेलिक ऑक्साइड होंगे, आपको पता ही है मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक होते हैं। न्यूट्रल फ्लक्स की बात करें तो सबस्टांसेस यूज्ड एज in electrolytic reduction to decrease the fusion temperature and to increase the conductivity of the mixture by providing free iron. न्यूट्रल फ्लक्स क्या होते हैं? वो सबस्टांसेस जिनका यूज किया जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन में। और क्यों यूज करते हैं? ताकि जो फ्यूजन टेम्परेचर है वो डिक्रीज कर जाए और जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है मिक्सचर की वो इंक्रीज हो जाए। बिकॉज इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन में इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया जा रहा है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए हम न्यूट्रल फ्लक्स का यूज करते हैं। आप यहाँ पे देखिए हमारे एनसीईआरटी में न्यूट्रल फ्लक्स में दिया हुआ है क्रायोलाइट एंड फ्लोस्पार। फ्लोस्पार कैल्शियम फ्लोराइड को कहते हैं CF2 और सोडियम एल्यूमिनियम फ्लोराइड दैट इज Na3Al F6 इसको हम क्रायोलाइट कहते हैं। और कैल्शियम क्लोराइड भी हमारा न्यूट्रल फ्लक्स में ही आता है। नाउ रिडक्शन में कुछ सब टॉपिक्स हैं उनको देखते हैं। स्मेल्टिंग इन कॉपर मेटलर्जी। अभी स्मेल्टिंग आपने देखा पहले किसको कहते थे? सी आपने देखा था जब रिडक्शन कराते थे किसी भी ऑक्साइड का कार्बन के साथ एट हाई टेम्परेचर तो उसी को हम स्मेल्टिंग कहते थे। अभी क्या है? हम यहाँ पे कॉपर मेटलर्जी में स्मेल्टिंग का यूज कर रहे हैं। ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी जब आप प्रीवियस ईयर लगाएंगे तो वहाँ पे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आए हैं। इससे 2-3 बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस बनते हैं, उसको हम आपको बताते हैं। पहले टॉपिक को खत्म करते हैं। कॉपर सल्फाइड CuS, आयरन सल्फाइड, कॉपर ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड को कोक दैट इज ओनली एक्ट एज द फ्यूल नॉट एज रेड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पर ये रेड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट नहीं कर रहा है, ये फ्यूल की तरह एक्ट कर रहा है। बिकॉज क्यों? क्योंकि जो मेटल सल्फाइड्स हैं कार्बन से रिएक्ट करके मेटल एंड CH2 फॉर्म कर ले रहे हैं और इस रिएक्शन का जो डेल्टा G है वो पॉजिटिव है दैट इज नॉन स्पॉन्टेनियस। अब इसको समझिए। अभी क्या है, अगर आप इस रिएक्शन को एनसीईआरटी में देखते हैं आपके माइंड में आता है ये रिडक्शन हो रहा होगा, कार्बन का यूज किया गया है और आपने देखा था कार्बन वेरी गुड रेड्यूसिंग एजेंट भी है, बट ऐसा नहीं है। मेन चीज ये है कि यहाँ पे एज अ फ्यूल यूज हुआ है कोक, रेड्यूसिंग एजेंट की तरह नहीं। क्योंकि अगर रेड्यूसिंग एजेंट इन सबको रेड्यूस भी करता है इन सल्फाइड्स को तो ओवरऑल जो प्रोडक्ट बनने वाला है और जो रिएक्शन का डेल्टा जी होगा वो पॉजिटिव होता है। और आपको पता है डेल्टा जी पॉजिटिव रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस। कब स्पॉन्टेनियस होता है? जब डेल्टा जी नेगेटिव होता है। तो दैट्स वाई यहाँ पे रिडक्शन मत कराइएगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फ्यूल की तरह यूज हो रहा है। तो इस रिएक्शन को ब्लास्ट फर्नेस में जब कराया गया तो कॉपर सल्फाइड और आयरन सल्फाइड आपका ऐसे का ऐसे ही रहेगा और जो आपके आयरन ऑक्साइड थे
वो सिलिकॉन ऑक्साइड दैट इज जो फ्लक्स आपने ऐड किया एसिडिक फ्लक्स, उससे रिएक्ट करके आप यहाँ पे स्लैग फॉर्म हो गया, दैट इज स्लैग। बार बार ये रिएक्शन आप पढ़ रहे होंगे, FeO SiO2 रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, FeSiO3। इसीलिए क्या होता है जब आप आयरन के ऑक्साइड दैट इज हेमेटाइट एफ Fe2O3 का जब हम रिडक्शन कराते हैं तो उस केस में हम कार्बन जब यूज करते हैं, रिडक्शन जब कराते हैं तो उस केस में कुछ अमाउंट ऑफ FeO भी प्रेजेंट होता है। तो पहले हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये रहती है कि FeO को Fe2O3 में कन्वर्ट करें, अदरवाइज ये क्या होता है SiO2 से रिएक्ट करके स्लैग ये अदरवाइज क्या होता है SiO2 से रिएक्ट करके स्लैग फॉर्म कर सकता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं पहले उसको Fe2O3 में कन्वर्ट करा देते हैं। नाउ यही रिएक्शन आपने यहाँ पर भी देखा। और यहाँ पे जो कॉपर सल्फाइड FeS का मिक्सचर होता है उसको हम कॉपर मैट कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कॉपर मैट, PYQ में आया है, आप लगाइए प्रीवियस ईयर, जब तो वहाँ पे आप एक क्वेश्चन पाएंगे कि कॉपर मैट क्या है, तो कॉपर मैट वहाँ पे होता है Cu2S प्लस FeS के मिक्सचर को ही कॉपर मैट कहते हैं। कॉपर ऑक्साइड आयरन ऑक्साइड से रिएक्ट करता है तो कॉपर सल्फाइड FeO फॉर्म किया, FeO SiO2 से रिएक्ट किया तो स्लैग। ये इसलिए बताया गया क्योंकि जो आपका ऑक्साइड था आप देख रहे हैं ये तो FeO कहाँ गया ये तो पता चल गया, ये तो SiO2 से रिएक्ट करके स्लैग फॉर्म किया। बट यहाँ पे Cu2O कहाँ गया, तो Cu2O FeS से ही रिएक्ट करके Cu2S और FeO फॉर्म कर ले रहा है। अब आपको पता चल रहा होगा कि हाँ Cu2S FeS तो पता चल रहा है यहाँ पे ये Cu2S में कन्वर्ट हो गया FeS, तो वैसा का वैसा ही है, और FeO स्लैग फॉर्म कर लिया। बट Cu2O कहाँ गया, तो Cu2O कन्वर्ट हो जा रहा है Cu2S और FeO में। अभी एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखिए, एक रिएक्शन जो यहाँ पर नहीं है बट एनसीईआरटी में दी हुई है, दैट्स Cu2S Cu2O, ये दोनों साथ रिएक्ट करके Cu और SO2 फॉर्म कर लेते हैं, Cu प्लस SO2, एंड इसी को हम कहते हैं ब्लिस्टर कॉपर। बिकॉज SO2 जो करता है वो ब्लिस्टर अपीयरेंस देता है, इसीलिए हम इसको ब्लिस्टर कॉपर कहते हैं। यहाँ पे देखिए सेल्फ रिडक्शन हुआ है कॉपर का, Cu2 या Cu2 दोनों कॉपर के ही कंपाउंड है, कॉपर सेल्फ रिड्यूस हुआ है। ये भी आप आगे पढ़ेंगे, ये मेजर स्टेप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये तो डायरेक्टली कहीं ऐसा नहीं लिखा है एनसीईआरटी में सेल्फ रिडक्शन है, बट एनसीईआरटी को जब आप इस चैप्टर को पूरी तरीके से पढ़ लेंगे लास्ट में एक टेबल दिया हुआ है